Solution of system of linear equations using Gauss elimination and Gauss-Jordan method। ये आपको बता रहा है कि हमें इसमें सॉल्यूशन हम कर रहे हैं, ये सीखेंगे। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के अंदर इस्तेमाल किया गया है यूजिंग गॉस एलिमिनेशन मेथड एंड गॉस जॉर्डन मेथड। इन दोनों मेथड के तरीकेकार सीखिए कि किस तरह से इसको सॉल्व किया जाता है। Introduction. A system of linear equations consists of multiple equations with multiple unknowns. ये आपको ये बता रहा है कि एक सिस्टम ऑफ लीनियर जो इक्वेशन है कॉन्सिस्ट ऑफ मल्टीपल इक्वेशंस, एक से ज़्यादा भी हो सकती है, बेतहाशा हो सकती है, विथ मल्टीपल अननाउंस। जनरल फॉर्म 3 इक्वेशन, जैसे देखा अब ये पहली इक्वेशन है a1x b1y प्लस c1z प्लस इक्वल टू d1, यानी जैसे ये एक इक्वेशन है इसी तरह से इन्होंने दूसरी इक्वेशन दिया हुआ 3 दी हुई है। 3 की जगह 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, 6 भी हो सकती है, जितनी चाहे इक्वेशंस हो सकती है। मल्टीपल का मतलब ये है मल्टीपल इक्वेशन विद मल्टीपल अननाउंस। अननाउंस इसमें क्या है, a1 है, b1 है, c1, यानी ये कांस्टेंट वैल्यू है। ये कांस्टेंट के बाद हमारे पास वेरिएबल्स है, उस वेरिएबल्स को हम निकालेंगे, ठीक है ना। तो आपको पता होना चाहिए कांस्टेंट नंबर कौन से, वेरिएबल कौन से। जब ये वेरिएबल है एक्स वाई जेड, इसका मतलब है हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। दिस कैन बी सॉल्व यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। हम इसको मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, लाइक गॉस एलिमिनेशन मेथड, गॉस जॉर्डन मेथड। ये दो मेथड बताए गए जिसके अंदर हम इस्तेमाल करेंगे अभी सॉल्यूशन के लिए। गॉस एलिमिनेशन मेथड स्टेप्स। Number 1. Convert the system into an augmented matrix. सबसे पहले इसने क्या कहा है, कन्वर्ट सिस्टम इनटू ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, इसमें कन्वर्ट करना है। ये गॉस एलिमिनेशन मेथड के लिए कंडीशन है। यूज एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। ये एलिमेंट्री रो ऑपरेशन पहले वाली स्लाइड्स में भी आपने सिखाया कि किस तरह से हम एलिमेंट्री रो ऑपरेशन को यूज करते हैं टू कन्वर्ट मैट्रिक्स टू अपर ट्रायंगुलर फॉर्म, यानी अपर ट्रायंगुलर फॉर्म में कोई ना कोई नंबर्स होने चाहिए। इस तरह से हमें मैट्रिक्स को बनाना है। यूज बैक सब्स्टिट्यूशन टू फाइंड द अननाउंस। इसके बाद जो आपके पास वेरिएबल्स इक्वल होंगे वो हमें पुटअप करके उसका आंसर निकालना है। एग्जाम्पल 1, गॉस एलिमिनेशन मेथड। सॉल्व दिस सिस्टम। अब आपको देखिए पहली इक्वेशन में x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 6, 2x प्लस 3y प्लस जेड इक्वल टू 14, x प्लस 2y प्लस 3z इक्वल टू 14। हमें कौन सा मेथड अप्लाई करना है, गॉस एलिमिनेशन मेथड। जो भी सवाल आपके पास गिवन हो, सबसे पहले उस मेथड की कंडीशंस आपको पता होनी चाहिए कि इस मेथड को हम सॉल्व करने के लिए कौन सी कंडीशन इस्तेमाल करेंगे या कौन सा मेथड का तरीक़ेकार इस्तेमाल करेंगे। अब आप यहाँ देखिए ऑगमेंटेड मैट्रिक्स हमने कैसे लिखा है। जो सवाल दिया हुआ था उसके हमने कांस्टेंट ले लिए, वेरिएबल को साइड पे कर दिया। पहले में कांस्टेंट में 1 1 6 है, 2 3 1 14, 2 3 1 2 3 14। अब आपको इसमें करना क्या है, उसको मैंने रूल्स बताया था कि अगर यहाँ फॉर एग्जांपल कोई और नंबर गिवन होता तो सबसे पहले इसको 1 बनाना होता है। ऑलरेडी ये 1 है, तो अभी इसमें हमें क्या करना, नीचे वाले नंबर को 0 बनाना है। अब नीचे वाले नंबर को 0 बनाने के लिए इस नंबर को मैं इसके साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये सब्ट्रैक्ट कर दूंगा कि ये तो 0 बन जाएगा। सेम इसी तरह से अगर इसको मैंने 0 बनाना है तो इसका भी एक तरीक़ेकार क्या होगा। देखो डिपेंड करता हमें सवाल की कंडीशन को देखना, सवाल की वैल्यूज़ को देखना, हमें सवाल में क्या मिल रहा है, ठीक है। उसी हिसाब से हमें सवाल को सॉल्व करना होगा। अच्छा अभी आप देखिए मैं इसको सवाल को सॉल्यूशन की तरफ जाता हूँ। सबसे पहले आप देखिए मैंने लिखा है स्टेप 2 एलिमिनेट एंट्रीज बिलो पाइवट R2, यानी ये सेकेंड रो, R2 माइनस 2 R1, R2 सेकेंड रो, ये सेकेंड रो मैंने यहाँ लिख दिया,
माइनस साइन 2R1 फर्स्ट रो। सही है। अब आप देखो ये नंबर को इस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद सबट्रैक्ट कर देना। मैं एक रफली काम थोड़ा सा एक स्टेप करके बता भी देता हूँ ताकि अगर किसी को मुश्किल लगता है मैं यहाँ कर देता हूँ। पहले नंबर्स में आपको देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 2 3 1 और ये 14 की भी है, ये ब्रैकेट दिया हुआ है, यहाँ माइनस है। अब माइनस से पहले इसने सवाल में दे दिया कि 2 के साथ इसको मल्टीप्लाई करना है, तो 2 वन ज़ा 2 हो गया, ये 2 वन ज़ा 2 हो गया, ये 3 टाइम्स 2 हो गया। अब इसके बाद 2 6 ज़ा 12। अब इसको मैं रफली कैसे करूँगा, ये 2 माइनस का 2, 3 माइनस का 2, सेम इसी तरह से। अब इसके बाद क्या है 1 माइनस का 2, इसके बाद आपके पास लिखा हुआ 14 माइनस का 12। अब देखो 2 माइनस का 2 ये 0 हो गया, ये 1 बन गया, माइनस का 1 हो गया, और ये क्या बना 14 में से माइनस का 12 किया तो क्या बचेगा 2। अब देखिए ये जो हमने वैल्यूज निकाली है, ये मैंने 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये नंबर्स बन गए। ये वाला मैट्रिक्स था मैंने यहाँ लिख दिया, ये नंबर इसकी वजह से माइनस किया तो यह आ गया। अब ये नंबर्स क्या बचा 0 1 माइनस 1 एंड 2। ये कौन सी रो है सेकेंड रो। अब देखो इस सेकेंड रो का मैंने वैल्यू पुटअप कर दी, वो मैंने यहाँ लिख दी। अच्छा आप पहले एक और मैट्रिक्स भी लिख सकते हो कि हमने पहले ये सॉल्व किया इसके बाद ये किया, तो अगर आप स्टेप एक ज़्यादा कर लोगे तो अच्छी बात होगी, तो आपका मज़ीद कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा। मैं तो जैसे एक यहाँ पे रफ करके बता भी देता हूँ। मिसाल के तौर पे अभी आपने सवाल ये किया है, तो ये न्यू मैट्रिक्स क्या बना, पहला तो ये 1 1 1 6 आ गया, ठीक है। दूसरा क्या बना 0 1 माइनस का 1 एंड 2। तीसरी है तो आपको पहले से आपको मालूम है कि ये 1 है 2 3 एंड 14। अब इस नंबर को दोबारा चेक करना है कि नीचे वाले नंबर जो 1 है इसको हमें 0 बनाना है, यही करना ना। अभी कैसे 0 बनेगा, ये अपने दिमाग को इस्तेमाल करो। अगर मैं ये वाले नंबर को इसके साथ सबट्रैक्ट कर देता हूँ तो 0 बन जाएगा। ये मैंने यहाँ पे किया भी, ये देखो R3 यानी थर्ड रो, ये थर्ड रो आपके यहाँ पे भी गिवन है। R3 माइनस का R1, थर्ड रो कौन सी है, ये वाली थर्ड रो, ठीक है। माइनस R1 फर्स्ट रो मैंने यहाँ पे भी लिख दी, यहाँ पे भी लिख दी। अब थर्ड रो की जो वैल्यूज थी वो मैंने इस साइड पे लिख दी, माइनस साइन लगा दी और फर्स्ट रो लिख दी। अब 1 में से 1 गया तो ये 0 बचेगा, ये 2 में से 1 माइनस किया तो 1 बच गया, 3 में से 1 माइनस किया तो 2 बच गया, 14 में से माइनस गया 6 तो 8 बच गया। ये तो बिल्कुल सिंपल सॉल्व किया गया है, ठीक है। अब ये देखो ये वाली मैट्रिक्स की वैल्यू मैंने यहाँ लिख दी। अब आपने देखा ये नंबर 0 बन गया, ये बन गया। हमें समझो कि ये इस आइडेंटिटी फॉर्म के अंदर, यानी इसने कहा था ट्रायंगुलर फॉर्म, ट्रायंगुलर फॉर्म का ये मैट्रिक्स में कुछ भी ऊपर नंबर आ जाए लेकिन नीचे वाली नंबर को 0 बनाना है, यानी अब इसको 0 बनाना है। अब इसको 0 बनाने के लिए तरीके इस्तेमाल करते हैं ना। यहाँ आप देखिए स्टेप 3 एलिमिनेट बिलो सेकंड पाइवट, ठीक है। R3 माइनस R2, यानी आपको ये मालूम है कि उसको हम किस तरह से करेंगे हम सिंपलीफाई। R3 मैंने ये पहले ये ली है, R3 वैल्यू लिख दी, ठीक है, माइनस R2, ये इसमें से ये माइनस करना है तो बिल्कुल सिंपल है, इसके बाद ये बन जाएगा। ये थर्ड रो की जगह मैंने इसकी वैल्यू यहाँ लिख दी है। अच्छा यहाँ लिखने के बाद अब आप यहाँ देखो ये पहला नंबर इसके इक्वल है, ये नंबर x है और ये कौन सा y और ये कौन सा z। अगर मैं कहता हूँ ये z इक्वल टू 6 यानी 3z इक्वल टू 6 हो सकता है ना।
बैक सब्स्टिट्यूशंस। पहले ये जब मैट्रिक्स बन गया, अब इसको सिंप्लीफाई कैसे किया, फ्रॉम R3 थर्ड रो से 3z, ये 3z इक्वल टू 6। अब ये 3 नीचे डिवाइड होने के बाद क्या बन जाएगा, 2। मैंने यहाँ पे बिल्कुल सिंपल में भी करके लिखा 3z इक्वल टू 6। ये भी तरीका वही है, मैंने यहाँ पे रफ करके भी समझाया। 3z इक्वल टू 6 आ गया, ये 3 नीचे गया तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यानी z की वैल्यू आपके पास 2 आ गई है। अब आपको पता है कि z की वैल्यू 2 आ गई है, सही ना। अब नीचे वाली ये वाली वैल्यू देखो, पहले तो ये x है, y, ये y यहाँ पे लिख दिया, माइनस z, ये माइनस z इक्वल टू 2। अब आपको पता है यहाँ पे z की वैल्यू 2 गिवन है, तो ये वाली 2 की वैल्यू में z की यहाँ पे पुटअप करता हूँ, तो ये माइनस का 2 पुट कर दिया। अब ये माइनस का 2 को उधर गया तो ये प्लस का 2 बन गया, तो 2 2 4, तो y की वैल्यू क्या हो गई, 4। अब ये वाली इक्वेशन देखिए, ये x था, ये x है, ये y है, ये y है, ये z है, z, ये इक्वल टू के बाद क्या था, 6 है। अब आपको पता है x y z, इनमें से आपको z की वैल्यू भी मिल गई है और y की वैल्यू भी मिल गई है, तो ये दोनों वैल्यू इसमें पुटअप करनी है। y की वैल्यू आपके पास 4 पुट कर दी, z की वैल्यू आपने 2 पुट कर दी, 4 और 2 6 आ गया। अगर यहाँ पे 6 है तो ये राइट साइड पे जाने के बाद माइनस का 6 बन जाएगा, तो x की वैल्यू क्या हो गई, 0। अच्छा, यहाँ पे भी मैट्रिकल फॉर्म में यही काम किया गया, मैंने जो रफ में किया ना वो यहाँ पे भी किया है। कुछ स्टूडेंट्स को अगर यहाँ से कॉन्सेप्ट क्लियर होता है तो ठीक है, नहीं तो भले आप इस तरह से भी कर सकते हो। यहाँ मैथमेटिकल फॉर्म में भी वही काम किया गया जो मैंने यहाँ पे रफ में करके बताया। अब आपको देखो फाइनल आंसर क्या है, x की वैल्यू आपके पास 0 मिली है, ये मिली, y की वैल्यू 4 मिली, ये y की वैल्यू 4 मिल गई, z की वैल्यू ये 2 मिल गई, ये आपका आंसर मिल गया है। Gauss-Jordan method. This is an extension of Gauss elimination method. Goal: convert the augmented matrix to reduce raw echelon form. आपको पिछली मैंने स्लाइड भी शो की है और कुछ आपको शॉर्टकट भी मैंने बताया, उसका फार्मूला याद होना चाहिए कि रिड्यूस रो एचेलॉन फॉर्म कैसे होता है। यानी रिड्यूस रो एचेलॉन फॉर्म की कंडीशन को अप्लाई करेंगे तो वो कहलाएगा गॉस जॉर्डन मेथड। मैंने इसमें शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया रिड्यूस रो एचेलॉन फॉर्म, RREF, where the left matrix becomes an identity matrix। अगर लेफ्ट वाला मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाता है एंड द सॉल्यूशन अपीयर्स ऑन द राइट साइड, तो राइट साइड वाला मैट्रिक्स आपका आंसर कहलाएगा। एग्जाम्पल नंबर 2, गॉस जॉर्डन मेथड। अब देखो सेम मैंने सिस्टम वही की वही सवाल उठा लिया जो पहले हमने किया ना, सेम वही सवाल लिया। स्टार्ट विथ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, ये हमने सेम इसी तरह से ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में लिख दिया जैसे हमने पहले काम किया था। सवाल आप लिख लो ताकि आपको इजी लगे सॉल्यूशन के लिए। अच्छा, अब आप यहां देखिए, यूज वो ऑपरेशन टू मेक मैट्रिक्स। मैंने आपको यही बताया कि जो आपका यहाँ एलिमेंट्स है उसमें क्या करना है, आइडेंटिटी फॉर्म्स में बनाना है। अगर ये मैट्रिक्स आइडेंटिटी फॉर्म में बन जाएगा तो ये वाला मैट्रिक्स की जो वैल्यूज होगी वो, यानी ये पहली वैल्यू x की वैल्यू, ये दूसरा y की वैल्यू, तीसरी z की वैल्यू, ये आपका आंसर कहलाएगा। परफॉर्म द सेम स्टेप एज द गॉस एलिमिनेशन बट कंटिन्यू टू जीरो आउट द अबव पाइवट एलिमेंट्स एज वेल। ये आपने खुद सॉल्व करना, जैसे यहाँ पे 0 बना दिया, नीचे वाली 0 बना दिया, जैसे मैंने अभी मेथड बताया। तो फाइनल मैट्रिक्स का जो आंसर मिलेगा उसका ये मिलेगा कि x की वैल्यू आपके पास क्या है, 0 बन गई, y की वैल्यू क्या है, 4 बन गई, और यहाँ पे z की वैल्यू क्या है, 2 बन गई। ये सवाल मैंने आपको बताया था, इससे पहले वाली स्लाइड्स या इससे पहले वाले लेक्चर्स को देखना, उसको सॉल्व करके इसका आंसर निकालना। एप्लीकेशन ऑफ गॉस एंड गॉस जॉर्डन मेथड।
यानी कॉस्ट एलिमिनेशन कॉस्ट जॉर्डन मेथड की एप्लीकेशंस क्या है? इंजीनियरिंग सॉल्यूशन, इंजीनियरिंग में सॉल्यूशन में या सिस्टम ऑफ सॉल्यूशन को इंजीनियरिंग में कहाँ पे इस्तेमाल होता है? सॉल्वेंट सर्किट्स, कोई आपके पास आपको पता ना, जैसे इलेक्ट्रॉनिक की सर्किट्स होती है उसको हम निकालते हैं, कोई वैल्यूज निकालते हैं कि इसका फाइनल किस वोल्ट में, मिसाल के तौर पे एक बल्ब ले लो, बल्ब के अंदर एक सर्किट लगी होती है कि कितने वोल्ट के अंदर एक बल्ब जलना का, 12 वोल्ट का, तो 12 वोल्ट के अंदर क्या क्या चीज़ होती है, तो ये उसकी बता, ये एप्लीकेशन है। फोर्सेस इन दी स्ट्रक्चर, ये फोर्सेस के अंदर भी स्ट्रक्चर बनता है कि यहाँ अगर यहाँ पे ये इतने बंदे हो गए, इसके बाद इतने बंदे हो गए, टोटल क्या बंदे हो गए। कंप्यूटर ग्राफिक्स, अब कंप्यूटर की ग्राफिक्स में भी इस्तेमाल होता है। ट्रांसफॉर्मेशन एंड प्रोजेक्शंस, बड़े बड़े ट्रांसफॉर्मेशन बनते हैं या कोई बड़े प्रोजेक्शंस बनते हैं, उसके अंदर मैथमेटिक्स का यूज़ होता है। डेटा साइंस, सॉल्विंग रिग्रेशन सिस्टम्स, बड़ा डेटा साइंस होती है, इसको उसके अंदर उसको हम सॉल्व करते हैं। इकोनॉमिक्स, सॉल्विंग सप्लाई डिमांड मॉडल्स, इकोनॉमिक्स में क्या होता है, जैसे हम कोई सॉल्व करते हैं, सप्लाई क्या है, डिमांड किया है, एक बंदे ने कहा कि मेरे पास 50 बल्ब बनाना है, ठीक है, ये डिमांड है। अब हमने उसको सप्लाई कितने किया है, 50 की जगह 40 कर दिया, 45 कर दिया, तो इसी तरह से इसमें सॉल्यूशन के लिए एक इक्वेशंस बन सकती है। केमिस्ट्री, बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशंस, जो केमिकल इक्वेशंस होती है उसमें बैलेंस किया जाता है, ये मैथमेटिक्स की जो इक्वेशन वहाँ पे भी इस्तेमाल होती है। एनी लीनियर सिस्टम मॉडलिंग, कोई भी सिस्टम जो लीनियर की मॉडलिंग है उसके अंदर हम इस्तेमाल करते हैं। ओके, जो मैंने आपको सवाल बताए वो इसको अच्छी तरह से सॉल्व करना और ट्राई करना है, इंशाल्लाह ताला आपको कोई सवाल मुश्किल नहीं लगेगा। थैंक यू।